6 के हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आर्केड खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। तुषार की रेल यात्रा। तुषार अपने अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिली थी, जहाँ से वो बाहर का नज़ारा देखने में मगन हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, खेत खलियान बड़ी तेजी से पीछे की ओर छूट रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है, लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल से यात्रा शुरू की थी। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी, तो क्या वे यात्राएं नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मतलब आप भी किसी गाड़ी वगैरह में जाते हो तो आप देखते होंगे खिड़की से बाहर, तो सब खेत खलियान, पेड़ पौधे वगैरह सब पीछे छूटते हैं। अब दूसरा पैराग्राफ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आरंभिक मानव आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप के 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन आखेटक खाद्य संग्रह के नाम से जानते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे। मछलियाँ, चिड़िया पकड़ते थे। फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आर्केटक खाद्य संग्रह समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण यह कि अगर वे एक ही जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहते तो आसपास के पौधे, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते। इसीलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगह पर जाना पड़ता था। मतलब वो एक ही जगह पर रहते तो उधर की सारे पेड़ पौधे, जानवरों को खा के नष्ट कर देते, तो खाना नहीं बचता, इसलिए उनको एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता था। दूसरा कारण ये कि जानवर अपने शिकार के लिए, फिर या हिरन और मवेशी अपना सहारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण ये कि पेड़ों और पौधों पर फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं, इसीलिए लोग उनकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार अन्य इलाकों में घूमते होंगे। आप भी आज भी देखते हो कि कुछ फल अलग अलग टाइम और अलग अलग मौसम में आते हैं। अब एक चौथा कारण ये है कि पानी के बिना किसी भी प्राणी या पेड़ पौधे का जीवित रहना संभव नहीं होता, और पानी झीलों, झरनों तथा नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियाँ और झीलों का पानी कभी सूखता है, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिलता है। इसीलिए ऐसी झीलों और नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश में इधर उधर जाना पड़ता था। आज भी आप देखते हो कि कोई नदियाँ परमानेंटली चलती है और कुछ नदियाँ ऐसी है जिसमें बारिश आती है तभी उनके अंदर पानी आता है। अब पैराग्राफ 2 पढ़ते हैं हम लोग। आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है? आरंभिक मानव के बारे में हमको जानकारी कैसे मिलती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। पुरातत्वविदों को कुछ ऐसी वस्तु मिली है जिसका निर्माण और उपयोग आर्केटक खाद्य संग्रह किया करते थे। यह संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए थे, और इनमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हैं। मतलब पुराने आरंभिक मानवों ने अपने शिकार वगैरह करने के लिए औजार, हड्डियों, पत्थरों, लकड़ियों के औजार बनाए थे। वो आज भी है, कुछ औजार बचे हुए। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियों और मांस काटने तथा पेड़ों की छाल और जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बांध जैसे हथियार बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था। ये देखो, ये फोटो दिया, ये पुराने
पुराने जमाने के औजार है। पत्थर के औजार का उपयोग बाय इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था। और ये दाएं दाएं में जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को छीलने के लिए किया जाता है। देखो ये छील रहे हैं, छीलता हुआ चित्र दिया हुआ है। अब आगे का पैराग्राफ, रहने की जगह निर्धारित करना। मानचित्र 2 को देखें। लाल त्रिकोण वाले स्थान में पूरा स्थल और जहाँ पर आकर्षक खाक संग्रह होने के प्रमाण मिले हैं, इनके अलावा भी और कई स्थानों पर आकर्षक खाक संग्रह रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान को सीमित किए गए कई पूरा स्थलों में नदी और झीलों के किनारे पाए गए हैं। अब देखो हम मैप में देखते हैं। पहला देखो, ये रेड निशान वाला देख रहे हैं हम लोग, पुराण प्राचीन पूरा स्थल। ये देखो कुरुन की गुफाएं, उससिंगी, भीमबेटका। और अभी दूसरा नवपाषाण पूरा स्थल। ये देखो पेम्पेपली, हल्लूर, कोल्डी हवा, महागढ़ा, सिरोद, दाहुजली, मेहरगढ़ और महापाषाण पूरा स्थल। ये ग्रीन वाले निशान महापाषाण पूरा स्थल है, जैसे कि आदित्य चन्नुल, ब्रहागिरी, ये 2 ही है, ठीक है ना। और दूसरा आरंभिक गांव, इन्नाम गांव, आरंभिक गांव एक ही दिया हुआ है, ठीक ना। अब है आधुनिक नगर, मतलब अभी के जैसे कि मुंबई है, कोलकाता है। आप ये एक बार मैप को देखना, आपको अच्छे से एक बार ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक बार नजर घुमा देना बच्चों। चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसीलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते रहते थे जहाँ पत्थर मिल सके। भीमबेटका जो आधुनिक में मध्य प्रदेश में है, इसकी पूरे स्थल पर गुफाएं व कंधारों में मिली। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप और हवा से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास है। क्या तुम बता सकते हो कि रहने के लिए लोगों ने ये जगह क्यों चुनी थी? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए बच्चों। शैल चित्र, इनसे हम क्या पता इनसे हमें क्या पता चलता है? जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवार पर चित्र मिले हैं, जिनमें कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश, दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से मिले चित्र है। इनमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशल से सजीव चित्रण किया गया है। ये देखो, ये जानवर है, ये उनका शिकार करता हुआ चित्र दिया गया है। ये गुफाएं मिली है उत्तर प्रदेश वगैरह में। अब यह पूरा स्थल क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। पूरा स्थल उस स्थान को कहते हैं जहाँ औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया, बाद में वे उन्हीं वही छोड़ गए। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी भी समुद्र, नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पूरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा। पूरा स्थल मतलब पूरा स्थल ये थे जो आधुनिक मानव औजार, बर्तन बना के जो सही से नहीं बनते उनको उधर ही छोड़ के चले जाते थे, उसको पूरा स्थल कहते थे। अब आग की खोज, मानचित्र 2 में कुरनूल की गुफाएं। ये रही कुरनूल की गुफाएं मानचित्र 2 में, ठीक बच्चों। यहाँ पे राख के अवशेष मिले। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग आग जलाना भी सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर आदि भगाने के लिए। उन्होंने सबसे पहले आग के अवशेष कुरनूल की गुफा में मिले थे और उन्होंने आग का उपयोग मांस पकाने के लिए, प्रकाश के लिए और खतरनाक जानवरों से बचने के लिए किया होगा। आज हम आग का उपयोग किस लिए करते हैं, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दो। नाम और तिथियां, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविदों ने उनके बड़े बड़े नाम रखे। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं।
मतलब कि आज जिस काल के बारे में हम पढ़ रहे उनके अलग अलग पुरातत्वविदों ने नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पूरा पाषाण काल कहते हैं। ये दो शब्दों से पूरा यानी प्राचीन और पाषाण। प्राचीन पूरा यानी प्राचीन होता है और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पूरा स्थलों से प्राप्त पत्थरों के औजारों के महत्व को बताता है। पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। पूरा पाषाण काल, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एग्जाम में पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन। बच्चों इनको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। इस काल को भी 3 भागों में विभाजित किया गया है: आरंभिक, मध्य और उत्तर पाषाण युग। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटी हुई है। अब मतलब कि पूरा पाषाण काल में लगभग 99% सब इसी काल में हुआ था। जिस काल में हमें पर्यावरण बदलाव मिलते हैं उसे मेसोलिथ या मध्य पाषाण युग कहते हैं। मध्य पाषाण युग का सेकंड नाम मेथोलिथ है, ये ध्यान रखना। इसका समय 12,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले तक माना जाता है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इसे माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहा जाता था। मतलब कि मध्य पाषाण काल में औजार बहुत छोटे छोटे होते थे, उनको माइक्रोलिथ या फिर लघु पाषाण कहा जाता था। माइक्रोलिथ आप समझ गए होते हैं, अंग्रेजी शब्द है। माइक्रोलिथ मतलब छोटा, माइक्रो मतलब छोटा, आपको समझ, लिथ मतलब औजार। प्राय इन औजारों में हड्डियां या लकड़ियों के मुट्टे लगे हसिया और आरी जैसे औजार मिले थे। साथ साथ पूरा पाषाण युग वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते रहे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है। उसे नवपाषाण युग कहते हैं। मतलब 10,000 साल के बाद जो भी हुआ है उसको नवपाषाण काल युग कहते हैं। नवपाषाण का क्या मतलब होता है? हम कुछ स्थानों के नाम दिए, अगले अध्याय में तुम्हें ऐसे अनेक नाम मिलेंगे। अक्सर हम पुराने स्थलों के लिए उन नामों का प्रयोग करते हैं जो आज प्रचलित है, क्योंकि हमें ज्ञात नहीं है कि उस समय उस काल में इनके क्या नाम रहे होंगे। बदलती जलवायु। लगभग 12 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए और गर्मी बढ़ने लगी। इसके परिणाम स्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे। इसके हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बड़ी जोर से घास खाकर जिंदा रह सके। मतलब कि 12 साल पहले जलवायु में बहुत बड़ा बदलाव आया था, जिसके कारण जो घास खाकर जिंदा रहते जानवर जैसे भेड़, बकरी, बारहसिंगा, गाय वगैरह, उनकी संख्या एकदम अचानक से बढ़ी। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इनके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रचलन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हो। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का एक महत्वपूर्ण स्रोत था। खेती और पशुपालन की शुरुआत। खेती और पशुपालन की शुरुआत कब हुई थी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसी दौरान उपमहाद्वीप में भिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे ये भी सीखने लगे होंगे कि ये अनाज कहाँ उगते हैं, कब पककर तैयार होते हैं। ऐसा करते करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रखकर जानवरों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवरों को पालतू बनाया वह कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, चूर जानवरों को वो अपने घरों के नजदीक आने को उत्साहित करने लगे और ऐसे जानवर झुंड में रहते थे और ज़्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वे पशुपालक बन गए।
मतलब सबसे पहले जो जानवर पालतू बनाया गया था वो कुत्ते का पूर्वज था। मतलब आज का कुत्ता नहीं, मतलब कितने सालों सालों पुराना कुत्ते को पूर्वज कहेंगे। अब बचने की प्रक्रिया, लोगों द्वारा पौधा उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बचने की प्रक्रिया नाम दिया गया। अपनाए गए ये पौधे जानवर अक्सर जंगली पौधों तथा जानवरों से भिन्न होते थे। इसकी वजह से ये है कि बचने की प्रक्रिया दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते हैं। उदाहरण के तौर पर लोग उन्हीं पौधों तथा जानवरों का चयन करते हैं जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यह नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं जिससे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते थे, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पक्के दानों के भार को भी संभाल सके। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता था ताकि वह फिर से उगाने के लिए उनको गुण सुरक्षित रह सके। उन्हीं जानवरों को आगे प्रचलन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसीलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवर तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए। मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे हैं। मतलब कि जंगली जानवरों के दांत और सींग बहुत बड़े बड़े होते हैं और पालतू जानवरों के छोटे छोटे होते हैं। इन दांतों को देखो और इनमें से कौन सा जंगली सुअर का है और कौन सा पालतू सुअर का बताओ। इसका मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दो। बचने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही। ये करीब 12 साल पहले शुरू हुई। वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं वो इसी बचने की प्रक्रिया की वजह से है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूँ जो आते, उसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवर में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। एक नवीन जीवन शैली। अनाज के उपयोग, बीज के रूप में, खाद के रूप में, उपहार के रूप में, भंडार के लिए। तुम किसी पौधे के बीज को बो कर देखो, तुम पाओगे कि इस विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन महीने फिर या साल तक लग सकता है। इसीलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उनकी देखभाल के लिए उन्हें एक जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों और चिड़िया से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत के काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीजों दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था। इसीलिए लोगों ने इसे भंडार की बात सोची। मतलब कि अनाज को बीज के रूप में और भोजन के रूप में दोनों ही बचा के रखना बहुत जरूरी था, कि बचा के नहीं रखते तो बाद में वो क्या उगाते। उसके लिए उन्होंने सोचा कि अब इनका भंडार किया जाए। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तनों बनाए, टोकरियाँ बुनी या फिर जमीन में गड्ढे खोदकर भंडार बनाए। क्या तुम्हें लगता है कि शिकार या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते हैं उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। जानवर चलते फिरते खाक भंडार। जानवर बच्चे देते जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए तो उनकी संख्या में तो बढ़ती है। साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। ये इन जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडार का एक तरीका है। अब आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करें। मानचित्र 2 देखो, क्या तुम्हें कई नीले वृत्त दिख रहे हैं? पता है इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहाँ पुरातत्वविदों को
शुरुआती कृषकों और पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमी तो क्षेत्र में आधुनिक कश्मीर और पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्देशित स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या न, इसे जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों और पशुओं की हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष है। ऐसा लगता है कि गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाज के दानों की पहचान कर सकते हैं। इसी तरह हमें पता चलता है कि उपमहाद्वीपों में विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों की हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। स्थायी जीवन की ओर पुरातत्वविदों ने कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जिसे ब्रूजोम वर्तमान में कश्मीर में ब्रूजोम लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। इनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इससे उन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती थी। पुरातत्वविदों ने झोपड़ियों के अंदर और बाद दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगह मिलती है। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घर के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। मतलब पुराने समय में लोगों ने ठंड से बचने के लिए गड्ढे के नीचे अपने घर बनाए थे। उनमें उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई थी और वो उन झोपड़ियों के नीचे घर बनाए थे। उनका उपयोग मौसम के अनुसार, जब ठंडी होती थी तो नीचे रहने चले जाते थे और गर्मी होती थी तो ऊपर आ जाते थे। एक गर्तवास का चित्र बना। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पुराण पाषाण युगीन उपकरणों से भी भिन्न है। पूरा पाषाण युग में मिले औजारों से भी बहुत भिन्न है, इसीलिए इन नव पाषाण युग का माना गया है। इनमें वे औजार भी है जिनकी धार और अधिक प्याना करने के लिए और उन पॉलिश चढ़ी जाती है। ओकल और मुसल का प्रयोग अनाज या वनस्पति से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तरयुगीन औजार का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे, कुछ औजार पत्थरों और लकड़ियों से भी बनाए जाते थे। नवपाषाण युग में पूर्ण स्थलों से कई प्रकार की मिट्टी के बने बर्तन मिले। कभी कभी इन पर अलंकार भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक ही साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं है। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह का काम करते थे, वही अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। अब सूक्ष्म निरीक्षण। मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु मानचित्र 2 में मेहरगढ़ दिया हुआ है, आप देख लेना। ये ईरान जाने वाला सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बुलंदर के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुष ने इस इलाके में सबसे पहले जौ और गेहूँ को उगाना और भेड़ बकरी को पालना सीखा था। मतलब सबसे पहले गेहूँ और जौ की फसल मेहरगढ़ में हुई थी और पालतू पशु भी इधर ही बनाए गए थे। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली है। इनमें हिरन तथा चूहों जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ और बकरियों की हड्डियाँ हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष भी मिले। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे, इनमें कुछ संभवतः भंडार के काम आते होंगे। मेहरगढ़ के घर शायद
घर शायद ऐसे दिखते होंगे, तो तुम जिस घर घर में रहते हो उससे साथ इस घर की क्या समानता है, देख लेना बच्चों। एक घर दिया हुआ है इधर। मूर्ति के बाद सामान्यतः मृतक के संग संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोग का आस्था है कि मूर्ति के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखते थे। जैसे मेरठगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली है। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया। मतलब पहले के लोग ये मानते थे कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए उनकी कीमती वस्तुएं उनके कब्र में रख देते थे उनके साथ। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा होगा शायद बकरी को। नियत फ्रांस में गुफा में की गई चित्रकारी। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढ हुई। ये चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पूरे स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पहले के बीच बनाए गए होंगे। इनमें कई जानवरों के चित्रों और इनमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गेंडा, रेंडियर, बारहसिंगा और सूअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया। इन रंगों को लोहा, अयस्क और चारकोल जैसी खनिजों पदार्थों से बनाया जाता था। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसरों पर बनाया जाता या फिर इन्हें शिकार पर निकलने से पहले अनुष्ठानों के लिए बनाया गया होगा। अब एक नवपाषाण पूरा स्थल। एटलस में तुर्की ढूंढ। नवपाषाण युग में सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल में एक चट्टाल है कि तुर्की में या दूर दराज स्थानों से कई चीज़ें लाई जाती है और उनका प्रयोग किया जाता था। जैसे चीरिया में लाया गया चमक पत्थर, लाल सागर की कोड़ियों तथा भूमध्य सागरों की सीपियाँ। ध्यान रहे कि उस समय तक पहली बार वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवर के पीठ पर टाट कर ले जा करते थे। उपयोगी शब्द पढ़ते। आर्किड, खाक संग्रह, पूरा स्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कर्षक, पशुपालक, नवपाषाण युग, कब्रें। कल्पना करो आज तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पत्थर 14 पर देखो। तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतर दीवार पर चित्र बना रहे और तुम उनकी सहायता करना चाहते हो, तो तुम रंग बनाओ और रेखा खींचो और फिर उनमें रंग भरो। तुम्हारे मामा तुम्हें कौन सी कहानी सुनाएंगे?